नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। बड़ी मुश्किल सेशन कर रहा हूँ, लेकिन सेशन करना ज़रूरी है बिकॉज़ जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि 14 डे चैलेंज अगर आपको कर लोगे मेरा, तो करंट अफेयर्स आपको बहुत पसंद आएगा और करंट अफेयर्स आप हमेशा याद करने की कोशिश भी कर पाओगे। तो उसी के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। अगर आज थोड़ा सेशन छोटा होता है या थोड़ा अगर आपको क्वालिटी में 19-20 लगता है, तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांगता हूँ। कल मैं जब वापस आऊँगा लखनऊ, तो कल मोस्ट प्रॉब्ली 12 बजे या 1 बजे सेशन आएगा लाइव, तो फिर से क्वालिटी में कोई नहीं होगा। अगर आज थोड़ा बहुत भी क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज सफलता दिवस हम मना रहे हैं और आज बहुत सारे बच्चे जिनका एसबीआई क्लर्क में हुआ उनके साथ हम समय बिताएंगे। तो एक दिन उनको देना ज़रूरी भी है, उन्होंने मेहनत की है, उनका सपना भी है बैंकर बनने का और हमारे साथ सफलता दिवस एंजॉय करने का। तो उस वजह से भी सेशन जो है ये रिकॉर्डेड जा रहा है। चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर अडू सेशन की शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों एक ही बात आपको याद रखनी है, हमसे हो पाएगा, हम ही कर पाएंगे, हमें कोई बचाने नहीं आएगा। हमें पहले बिलीव करना है हमसे हो पाएगा, हमारे हमारे अंदर ये क्षमता है करने की और हमें कोई बचाने नहीं आ रहा। हमें जो भी करना है खुद से ही करना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, डिस्कशन का आगाज़ अब आपके साथ यहाँ पर कर लेते हैं। आते हैं आज की पहली खबर पे। बैंक्स के लिए आरबीआई ने एक सुपरविजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स बनाया है, जिसमें मार्च मंथ में स्कोर सारे बैंक्स का इम्प्रूव हुआ है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई सुपरविजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स विच वाज अपडेटेड ऑन मार्च, द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग आरआरबीज एंड अदर्स, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हुआ है। अब सवाल बनेगा ये मेजर क्या करता है। ये जो डेटा सबमिट हुआ है बैंक्स में उसको मेजर करता है, सबमिशन का टाइमलीनेस कितना है उसको मेजर करता है, रिपोर्टिंग कितनी अच्छी है बैंक्स की उसको मेजर करता है। तो ओवरऑल जो सुपरविजन है आरबीआई का बैंक्स के ऊपर, कितना ज़्यादा बैंक्स रिस्पॉन्स करते हैं उनके सुपरविजन को, उसको ये मेजर आपका करता है। अगर स्कोर 90 से ज़्यादा है तो उसे गुड कहा जाता है, 80 से 90 के बीच है स्कोर एक्सेप्टेबल होता है, 70 टू 80 के बीच है तो स्कोर का मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, और अगर 70 से नीचे होता है तो उसका मतलब मेजर कंसर्न्स है उस बैंक के सुपरविजरी या सुपरविजन में, बैंक के मैनेजमेंट में, बैंक के ओवरऑल सिस्टम में। अगर हम मार्च मंथ की बात करें तो ओवरऑल स्कोर जो है जितने भी भारत में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उसका स्कोर है 89.3%। 89.3 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? जो आरबीआई का सेकंड शेड्यूल होता है ना, उसमें इनको मेंशन किया गया है आरबीआई एक्ट के। उन्हें दोस्तों हम कहते हैं आपका दी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो उनका स्कोर जो है वो 89.3 है। सबसे ज़्यादा स्कोर स्मॉल फाइनेंस बैंक का है जिनका स्कोर 90.6 है, और जो कि 91 था आपका मार्च 2024 में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्कोर कम हुआ है, वो स्कोर कम होकर 88.8 हो गया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का स्कोर है आपका 88.9। फॉरेन बैंक्स की बात करें, फॉरेन बैंक्स ने स्कोर अपना इम्प्रूव किया है और अब उनका स्कोर 9.1 है। आपको अगर याद रखना है तो ओवरऑल स्कोर याद रखिएगा और पब्लिक सेक्टर बैंक से याद रखिएगा। 89.3 है ओवरऑल और पब्लिक सेक्टर बैंक से 88.8 यहाँ पर स्कोर अब हो चुका है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि एक बैंक अपने डेटा को कैसे मैनेज करता है, आरबीआई कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से बैंक्स को सुपरवाइज कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, उसकी बात होती है। इससे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को भी हम प्रमोट करते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर। दोस्तों आरबीआई की बात करें, यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही थी। हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो अभी हाल ही में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक तीसरा फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसने यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई किया हुआ है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उज्जीवन रिवॉर्ड्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहाँ पर अगर आप उज्जीवन बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, कार्ड्स ओपन करते हैं, तो उसमें आपको कई तरह के बेनिफिट्स दोस्तों जो है वो दिए जाएंगे। फिर दोस्तों सेबी की 210th मीटिंग अभी हुई। इसको याद करने के लिए अगर आपको याद होगा, अभी कुछ हफ्ते पहले 616th मीटिंग हुआ था आरबीआई का, और अब उसी को देखते हुए सेबी की भी 210th मीटिंग हुई है। एक सवाल है मेरा आपसे, अभी सेबी बोर्ड में अजय सेठ की जगह कौन सी अधिकारी को अपॉइंट किया गया है सरकार ने, जो भारत की सचिव भी हैं, केंद्रीय सचिव हैं, इनकी जगह कौन आई हैं, तो वो नाम भी पढ़ना पड़ेगा। तो सेबी का 210th बोर्ड मीटिंग हुआ था। मीटिंग में एनपीओ का जो डेफिनेशन है उसे एक्सपैंड किया गया है। एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
ये एनपीओ का फुल फॉर्म है, ठीक है। एनपीओ में अब आपके पब्लिक ट्रस्ट आते हैं, चैरिटेबल सोसाइटीज़ आती हैं, और कंपनीज़ जो कि सेक्शन 25 के अंडर आती हैं ओल्ड कंपनीज एक्ट 56 में, उनको भी दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है। उन कंपनीज़ को भी हम इनके अंतर्गत जो है वो काउंट करते हैं। इसी मीटिंग में एक नई कंपनी को बनाया गया है जिसका नाम है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने रिप्लेस किया है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फर्म को। और ये जो कंपनी होगी उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, या आपके जो आपके सीएस जो काम करते हैं उनके अंतर्गत होगा। और ये असेस करेंगे एक कंपनी के सोशल इम्पैक्ट को। इस कंपनी में कम से कम 2 फुल टाइम सोशल इम्पैक्ट असेसर्स होंगे जिनके पास 3+ एक्सपीरियंस होगा। और अगर कोई SIAO बनी है जिसको 3 साल से आपका कम का एक्सपीरियंस है, तो असेसर जो हैं वो रिपोर्ट साइन करेंगे ऐसी बॉडी का। तो एक नई कंपनी बनी है जो एक कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है सोसाइटी में एक कंपनी का, उसको असेस करने के लिए बनी है, और इसको भी एनपीओ के अंडर हम काउंट करेंगे। अगर हम बात करें तो एक और अपडेट आया है कि अगर कोई भी कंपनी है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, पहली बात तो इसका मतलब होता है एक ऐसी कंपनी, जो एक ऐसा एक्सचेंज जहां पर हम चैरिटी या किसी कार्य के लिए पैसा जो है उसको हम दोस्तों रेज करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये काम आपका किया गया है, एंड उसके तहत ये सेटअप आपका होता है जिसके तहत हम पैसा रेज करते हैं चैरिटी के लिए, परोपकार के लिए। तो उस कैटेगरी की हम बात करें यहाँ पर, तो उसमें कहा यह गया है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है तो 2 इयर्स के अंदर उसे फंड्स रेज करने हैं, नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली उन्हें शेड्यूल 7 कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जो CSR को अपडेट करता है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो उनका टारगेट सेगमेंट है, सेबी ने कहा कि उसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसके लिए पैसा रेज करेगा, जिसमें अंडरसर्व्ड एरियाज भी आपके दोस्तों आते हैं। अब सवाल बनेगा कि एलिजिबिलिटी एनपीओ के लिए किसके लिए है। तो जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है एक्टिविटीज़ में पैसा लगाने की फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, उसको जो है वो चेंज कर दिया गया है। एनपीओस को और समय दिया गया कि आप और ज़्यादा पैसा निवेश कर सकते हैं। जो डिस्क्लोजर वो करेंगे वो 2 डेटाबेस में होगा, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। और रिपोर्ट जो है वॉलंटरी इम्पैक्ट रिपोर्ट्स, उसको भी अलाउ किया जाएगा इवन विदाउट से एसएससी फंड रेजिंग, कि भाई कितना इम्पैक्ट रहा उनके काम से, उसका रिपोर्ट भी वो जारी कर सकते हैं। बहुत सारी मैंने आपको जानकारी दे दी है, लेकिन यहाँ तक जो जानकारी आपको याद रखनी है, एक तो SIAO के बारे में, इसका फुल फॉर्म नंबर 1, नंबर 2 NPA में एक्सपेंशन हुआ है इसका, उसको पढ़ लीजिएगा। नंबर 2, नंबर 3 जो आपको याद करना है, कितने समय के अंदर फंड रेज करना है एक लिस्टेड कंपनी को SSE के अंदर, तो वो 2 साल होगा। बाकी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक फंड आता है आपका एंजल फंड। एंजल फंड बेसिकली ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनीज में पैसा लगाते हैं कंपनीज के आइडियाज़ को देखकर, और उनका मतलब वो बहुत ही जेनरस होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में, और ज़्यादा फंड्स वो या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा वो स्टॉक होल्डिंग कंपनी में ओन नहीं करते हैं। तो जो रेंज होगी एंजल फंड फ्रेमवर्क की, वो होगी मिनिमम 10 लाख से लेकर 25 करोड़ तक। पहले रेंज आपका 25 लाख से 10 करोड़ तक था। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी एंजल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% एक कंपनी में नहीं लगा सकता। मतलब अगर उसके पास 100 करोड़ है तो वो 25 करोड़ से ज़्यादा का फंड एक कंपनी में नहीं लगा पाएगा। तो लिमिट यहाँ पर एक तो ये है, और टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट करना है उसका 25% से ज़्यादा पैसा किसी एक कंपनी नहीं लगा पाएगा। इसके अलावा इंडिया में एक सिंगल डील में अगर एंजल इन्वेस्टर हो रहा है तो वहाँ पर 200 से ज़्यादा अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। इसके अलावा एंजल फंड जो है वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, अगर कंपनी अब आपकी स्टार्टअप से बढ़कर एक प्रॉपर कंपनी बन गई है। और स्पॉन्सर में से कहा गया कि आपको नुकसान फ़ायदा दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फंड करो और नुकसान आप ना झेलो। तो 0.5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो एक स्पॉन्सर होगा एक एंजल फंड का, वो खुद लगाएगा, या 50,000 जो ज़्यादा होगा उतना पैसा उनको उस स्टार्टअप में लगाना पड़ेगा। जो स्पॉन्सर होगा उस एंजल फंड का, उसमें उसको पैसा इतना तो उस एंजल फंड के मैनेजर को भी लगाना पड़ेगा, ताकि उस फंड का परफॉर्मेंस है उनका भी जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम डिसाइड कर सकें।
इसके अलावा दो टर्म्स होते हैं सर, रीट और इनविट। रीट का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट रियल एस्टेट में लगाती है पैसा, उसमें एक फ़ंड बनता है जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हो टुकड़ों में। इनविट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स हाईवेज पैसा लगता है। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी मार्केट में, मतलब जहाँ पहली बार डायरेक्टली कंपनी आपसे पैसा रेज करवाती है फ़ंड के ज़रिए, 25 लाख का है। पहले ये 1 करोड़ का था या ओवरऑल 25 करोड़ का था, लेकिन अब इसको 25 लाख कर दिया गया है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में भी 25 लाख रुपए ही यहाँ पर किया गया है। इसको चाहे तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया 25 लाख का मिनिमम अलॉटमेंट होगा यहाँ पर आपको टोटल का। और बाकी एंजल फंड फ्रेमवर्क पर पढ़ लीजिएगा कि उसका रेंज जो है अब आपका 10 से 25 करोड़ का। एंजल फंड बेसिकली उसमें एंजल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग स्टार्टअप्स में पैसा लगाने के लिए। फिर दोस्तों सेबी ने अलाउ किया है, प्रपोज किया है कि जितनी भी केवाईसी एजेंसीज़ हैं जिनको हम केआरए कहते हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज़, उनको कहा है कि वो सारी की सारी एजेंसीज़ अब एज अक्रेडिटेशन बॉडी बन सकती हैं। अभी तक क्या था, अभी तक दो ही बॉडीज़ थी आपकी, CDSL वेंचर्स और NSDL डेटा मैनेजमेंट। CDSL वेंचर्स CDSL की सब्सिडरी थी, NSDL डेटा मैनेजमेंट NSDL सब्सिडरी थी। इन्हीं दोनों को अलाउ किया गया था कि वो फंड्स को वो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स की तरह, अक्रेडिटेड एजेंसीज की तरह काम कर सकती हैं और ये वेरीफाई करेंगी KYC का इन स्टॉक मार्केट। लेकिन अब कहा गया है कि अब जितनी भी आपकी सेबी के अंडर KRAs हैं, इस समय टोटल 5 हैं, कैम्स, CDSL वेंचर्स, कार्वी, NSDL डेटा और NSE डेटा। तो NSE डेटा नहीं आ गई, कार्वी नया आ गया, CMS नया आ गया। तो बारिंग CDSL NSDL 3 और कंपनीज को मौका मिला है कि वो भी अब अक्रेडिटेशन एजेंसी की तरह काम कर सकती हैं। वो KYC डेटा जो है कंपनीज का जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं उसको वेरिफिकेशन वो कर सकती हैं। तो इन 5 कंपनीज को किया गया, पहले 2 थे तो उसे बढ़ाकर अब आपका यहाँ पर 5 कर दिया गया है। इसके अलावा जो ये प्रपोजल और आया है कि जो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं उनकी ऑनबोर्डिंग की जाएगी थ्रू फर्स्ट एवर ड्यू डिलिजेंस। पहले चेक किया जाएगा और इसको चेक किया जाएगा बाय मैनेजर ऑफ एन AIF। AIF एक नया इन्वेस्टमेंट तरीका होता है जिसमें आप स्टार्टअप पैसा लगाते हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हो, तो उसका जो मैनेजर होगा वो पहले चेक करेगा उस इन्वेस्टर को, उस एजेंसी को, उस इन्वेस्टर को, तभी उसको वो ऑनबोर्ड करेगा एज एन अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, वरना वो ऑनबोर्ड नहीं करेगा। मैंने कहीं पढ़ा था सर, इफ़ यू कैन गिव 100% give 100%, if you can give 60% give 60%, if you can give 40% you can give 40%, लेकिन कीप इट कंसिस्टेंट। तो आज का दिन बहुत ही मतलब मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग था। टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आई हैव ट्राइड कि कम से कम 60% 40% मैं आपको दे दूं आज, ताकि मिस ना हो, आपका भी फ्लो मिस ना हो, मेरा भी फ्लो मिस ना हो, ताकि सेशन मिस ना हो। ठीक है, तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, कल का सेशन जो होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली 12 बजे होगा, लाइव होगा। आज सेशन आपका रिकॉर्डेड जा रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़रा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्वायर किया है SBI का स्टेक इन JPBL और उसका कॉस्ट है 104.54 करोड़ का। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने 79,80,000 इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं जियो पेमेंट बैंक के अंदर। SBI से शेयर्स परचेज किए हैं और इसका अमाउंट है 104.54 करोड़ का। और जियो फाइनेंशियल ने ही इनके साथ एक्विजिशन अभी हाल ही में आपका दोस्तों किया है। जियो की बात करें तो जियो और अभी ब्लैक रॉक का एक जॉइंट वेंचर है, जिसको एक तो म्यूचुअल फंड अलाउ किया गया है सेल करने को, दूसरा ये अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की तरह भी दोस्तों जो हैं वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक होमवर्क है, अभी हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस नंबर 3 पे आ गए हैं, नंबर 4 पे आ गए हैं। उसी रैंकिंग में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर दोस्तों जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो UPS के अंडर कवर होते हैं उन्हें रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब जब रिटायरमेंट करेंगे उस समय बेनिफिट मिलेगा और उनके परिवार को उनके डेथ के बाद भी बेनिफिट उनको दिया जाएगा। UPS का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको पिछले साल 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसके अंदर उनको एक मतलब जो भी 50% होगा ऑफ दी
12 मंथ्स एवरेज इनकम उतना उनको दिया जाएगा, उतना तो अमाउंट है ही। अगर वो मिनिमम 10 साल तक सर्विस करेंगे या मैक्सिमम 25 साल तक सर्विस करेंगे तो उनको मैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो उसी के अंदर अब ग्रेचुटी बेनिफिट्स को भी यहाँ पर काउंट किया गया है। यूपीएस जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल, सॉरी माफ़ करिएगा, इस साल स्टार्ट हुआ है आपका ये। और इसमें इसके स्टार्ट होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पास ऑप्शन होगा कि वो यूपीएस ज्वाइन करें या ओल्ड पेंशन स्कीम ज्वाइन करें। अभी जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास भी ऑप्शन है कि वो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं और फिर वो ग्रेचुटी के बेनिफिट्स को भी अवेल कर सकते हैं। अभी तक ग्रेचुटी बेनिफिट्स नहीं दिया गया था इनको यूपीएस के अंदर, लेकिन अब ग्रेचुटी बेनिफिट्स यूपीएस के अंदर भी दिए गए हैं। ग्रेचुटी बेसिकली किसी भी एम्प्लॉय की एलिजिबल तब होती है जब वो मिनिमम किसी कंपनी में 5 इयर्स वर्क करता है। 5 इयर्स वर्क करने के बाद बिकॉज ऑफ इट्स हिज लॉयल्टी टू द कंपनी, वो ग्रेचुटी बोनस उसको फिर उसी के साथ उसको लगातार मिलता रहता है। ठीक है, सबमिशन मत पढ़िएगा, लिमिट पढ़ लीजिएगा। लिमिट आपका 25 लाख रुपीज़ का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा, ज़रा मैं आपको जूम कर दूँ, ज़रा क्लियर हो जाए आपको। Employees who have adequate service to get an assured pension of at least 50% of the last 12 months, ये है पहला। मिनिमम पेंशन 10,000 की है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 10 साल काम करना पड़ेगा। फैमिली पेंशन मिलेगी स्पाउस को, जो कि 60% ऑफ द पेंशन होगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर एक लम सम भी अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा उनके पेंशन में, कंट्रीब्यूशन होगा आपका 10% का, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आपको 18.5% हो जाएगा। मिनिमम आपको अगर पेंशन, मैक्सिमम पेंशन अगर आपको पानी है तो आपको 25 साल तक यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेसर पेंशन अगर है तो 10 साल तो मिनिमम काम करना ही पड़ेगा, तब आपको इसमें पेंशन जो है वो मिल पाएगी। अब चलते हैं दोस्तों दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इंडेक्स पेश किया, उसका नाम है इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये इंडेक्स में टोटल में 118 कंट्रीज़ को असेस किया गया है। कैसे इन कंट्रीज़ ने अपने एनर्जी में ट्रांजिशन किया है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी। इसमें इंडिया की रैंक 71st है, इसका स्कोर 53.3 है। टॉप 5 में नंबर 1 पे स्वीडन है, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, फोर्थ पे नॉर्वे, फिफ्थ पे स्विट्ज़रलैंड है। स्वीडन से याद आया, सिपरी करके एक बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग, जो कि स्वीडन में बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं। चाइना के पास 600 से ज़्यादा हैं। इनमें बॉटम 3 की बात करें उसमें कॉन्गो 118 पे है, बोत्सवाना 117 पे है और ट्रिनिडाद टोबैगो आपका 116 पे बना हुआ है। ये इंडेक्स के अंदर 3 डिमेंशंस पे परफॉर्मेंस चेक किया गया है। पहला सिक्योरिटी, दूसरा इक्विटी, कितना ओनरशिप है, और सस्टेनेबिलिटी कितना लॉन्ग टर्म है आपका, या कितना ज़्यादा उसमें इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ हुई हैं। और ग्लोबल स्कोर जो है वो ओवरऑल इंक्रीज़ किया 1.1% है, जबकि इंडिया इसमें 71 रैंक पे बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पे स्वीडन है जिसका स्कोर है, मैं ज़रा जूम कर दूँ आपके लिए, इसका स्कोर है 1 सेकेंड, इसका स्कोर है आपका 77.5। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका है फिनलैंड, स्कोर है 71.8। थर्ड पे डेनमार्क है 71.6, फोर्थ पे नॉर्वे 71.5 और फिफ्थ पे स्विट्ज़रलैंड है जिसका स्कोर यहाँ पर 71 इस कैटेगरी में दिया गया है। फिर दोस्तों एक एजेंसी है क्वैकरली साइमंड्स, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग को पब्लिश किया गया है। ये वर्ल्ड रैंकिंग्स को रिलीज़ किया क्यूएस ने, लंदन बेस्ड एजेंसी है, और इसमें इस ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पे है MIT, इंपीरियल कॉलेज लंदन सेकंड पे, स्टैनफोर्ड थर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फोर्थ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फिफ्थ पे है। तो टॉप 3 की बात करें, MIT फर्स्ट पे, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन सेकंड पे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पर टॉप 3 में दोस्तों बना हुआ है। इंडिया की तरफ से टॉप किया है IIT दिल्ली ने, 1 2 3 रैंक है। सेकंड पे इंडिया की तरफ से IIT बॉम्बे है 129 और थर्ड पे इंडिया की तरफ से IIT मद्रास है, दैट्स की रैंक आपकी 180 बताई गई है। पहली बार हुआ है जब 8 इंस्टीट्यूशंस इंडिया की तरफ से ये रैंकिंग में आए हैं। इंडिया अब नंबर 4 पे इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेजेंटेशन। इंडिया USA फर्स्ट, UK सेकंड एंड चाइना थर्ड के बाद इंडिया फोर्थ पे बना हुआ है। और पिछले 10 सालों में 390% इंक्रीज़ आया है यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया का जो रैंकिंग्स में जिन्हें पब्लिश किया गया है। टॉप 3 पढ़ लीजिएगा, इंडिया के टॉप 3 पढ़ लीजिएगा, रैंकिंग को QS ने पब्लिश किया है। अब चलते हैं दोस्तों देश में क्या चल रहा है।
देश की बात करें तो देश में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अचीव किया है एलोकेशंस ऑफ 200 कोल ब्लॉक्स। 200 कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया है। और इनमें जो 200 कोल ब्लॉक जिसको एलोकेशन मिला है कोल माइनिंग का, उसका नाम है मरवाटोला 2 एमपी में। तो एम से मरवाटोला, एम से एमपी, दोनों पढ़ लीजिएगा। और सिंगल बिजनेस जो है वो यहाँ पर कोल माइनिंग आपका करेगा। तो इंडिया के पास अब आपके 200 कोल ब्लॉक्स हैं। 200 कोल ब्लॉक जो है उसका नाम है मरवाटोला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और सिंगल बिजनेस ने इसको जो है उनको ये टेंडर आपका अवेल किया गया है। 2020 में मोदी जी ने 41 करोड़ ब्लॉक्स का ऑक्शन के लिए लॉन्च किया था। अब 5 साल के बाद ये 200 ब्लॉक्स का ऑक्शन अब आपका हो चुका है, जिसमें 200 ब्लॉक जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फिर दोस्तों, एजुकेशन को स्टडी करने के लिए हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। ये रिपोर्ट आपकी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। इसमें 6 डोमेन्स में कवरेज है। पहला है लर्निंग आउटकम, कितना पढ़ाई से फ़ायदा हुआ, कितना एक्सेस पढ़ाई का है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्कूल का, पर कितने लोगों को मौका मिलता है स्कूल में आने का, महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को कैसा मैनेजमेंट है, और टीचर जो पढ़ा रही है उसका एजुकेशन कैसा है। तो ओवरऑल 6 डोमेन्स में इन्हें कवर किया गया है। इनमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने 703 पॉइंट से, सेकेंड पे पंजाब है, थर्ड पे आपका दिल्ली है, लास्ट पे मेघालय, सेकंड लास्ट पे अरुणाचल, थर्ड लास्ट पे आपका मिजोरम है। तो टॉप 3 में चंडीगढ़ फर्स्ट, पंजाब सेकंड और दिल्ली थर्ड पे आता है। ग्रेडिंग की बात करें तो उत्कर्ष ग्रेड दिया जाता है। हाईएस्ट ग्रेड है 90% से ज़्यादा अगर होगा तो उनको उत्कर्ष कैटेगरी में दिया जाता है। उत्तम 1 81 to 90% है और उत्तम 2 ये है आपका। लेकिन अभी इंडिया में जो टॉप है वो इसी रैंकिंग पे है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ प्रचेष्टा है, प्रचेष्टा 1। तो ना तो इंडिया का कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट उत्कर्ष में है या उत्तम में है या उत्तम 2, उत्तम 3 में है। प्रचेष्टा में ज़रूर है आपका। जो चंडीगढ़ का है उसके 703 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर दोस्तों, इसी इंडेक्स के आसपास ये बात भी सामने आई कि भारत में ऐसे 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉमन बोर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो लेवल है एजुकेशन का वो काफ़ी ख़राब है। तो कॉमन बोर्ड बनाया जाएगा, प्रपोज किया गया है फॉर क्लास 10 12th इन 7 स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर हायर स्टूडेंट फेलियर रेट है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इन 7 स्टेट्स के नाम है आपके आंध्रा, असम, केरला, मणिपुर, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में जहाँ पर 66% ऑफ स्टूडेंट फेलियर है प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, यहाँ पर एक कॉमन बोर्ड बनाने की प्लानिंग सरकार करेगी। फिर दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक किया है एपिक डिलीवरी को। पहली बात तो एपिक क्या है? एपिक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। और मतलब जो भी कोई व्यक्ति है जो अपने इलेक्शन कार्ड्स को अपडेट करना चाहता है या उसका नया एनरोलमेंट है, तो विद इन 15 डेज उसको ये कार्ड डिलीवर हो जाएगा एज़ पर ECI। और इसके लिए जो एपिक आपके कार्ड्स हैं, दैट इज़ द इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, उनको 15 डेज में डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है। SMS अलर्ट दिया जाएगा उनको किस किस स्टेज पे आपका फोटो का इलेक्शन ID कार्ड बन रहा है। इंटीग्रेट किया जाएगा UPI के ज़रिए डिपार्टमेंट पोस्ट में, वेबसाइट पे भी, पोर्टल पे भी, और ECNet प्लेटफॉर्म पे भी इसको अपडेट किया जाएगा और डायरेक्टली कस्टमर को 15 डेज़ के अंदर इसको डिलीवर किया जाएगा। क्लियर है आपको एवरीवन? इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि कार्ड्स टाइम पे मिल सके, वोटर के पास कार्ड मिले ताकि वोट दे सके, और इलेक्ट्रो सर्विसेज को मॉडर्नाइज करने के लिए भी ये एक सुविधा को यहाँ पर लॉन्च आपका किया गया है। फिर दोस्तों, मोदी जी ने मुलाकात की है क्रोएशिया के PM एंड्रेज प्लेंकोविक के साथ, और उन्होंने क्रोएशिया में 4 MOUs को साइन किए हैं। MOUs आपके हैं एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्रोग्राम में, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, और इसके अलावा एक हिंदी चेयर जहां पर हिंदी पर रिसर्च किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब में, और इसे 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये 4 MOUs को क्रोएशिया मोदी जी ने अभी हाल ही में आपका साइन किया है। इंडिया में दोस्तों ये इंडिया क्रोएशिया स्टार्टअप ब्रिज को भी प्रमोट करेंगे। ये ब्रिज जो है, जहाँ पर ब्रिज का मतलब यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, इसका मतलब है कैसे हम जो गैप है इंडिया क्रोएशिया के स्टार्टअप्स के इन्फॉर्मेशन का, कोलैबोरेशन का, कैसे उसे कम करें। इस कोलैबोरेशन को 2021 में स्टार्ट किया गया था, और इस बार ये AI, ग्रीन टेक और रोबोटिक्स पर ये जो है ये फोकस करेगा, और इसके लिए पहला चैलेंज था इसका, वो 2022 में लॉन्च उसको किया गया था।
फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग। यहाँ पर इसको अनाउंस किया, इसका चीफ गेस्ट थी अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा झारखंड से एमपी हैं। ये एक रिसोर्स सेंटर होगा पॉलिसी मेकर्स के लिए, कैसे वो बजटिंग कर सकते हैं चाइल्ड केयर डेवलपमेंट को लेकर, उसको लेकर ये किया गया है। इसमें टोटल 45 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं आपकी, 20 स्टेट्स इसके रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व हैं, यूएन विमेन से भी लोग यहाँ पर आए, एडीबी से भी लोग यहाँ पर आए हैं। और कैसे जेंडर बजटिंग हम कर सकते हैं अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स की, कैसे जेंडर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अक्रॉस द स्टेट्स, उसके लिए इस कंसेप्ट को दोस्तों जो है वो लॉन्च किया गया, ताकि हर एक जेंडर को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपका मिल सके। फिर दोस्तों रिलायंस के एरोस्ट्रक्चर जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा डेसॉ का फैल्कन 2000 बिजनेस जेट इन इंडिया। फैल्कन 2000 बिजनेस जेट डेसॉ एविएशन का फ्रांस की कंपनी है, उसको नागपुर महाराष्ट्र में रिलायंस जो है वो अपना एक वहीं पर वो इन फैल्कन जेट्स को जो है मैन्युफैक्चर करेगा। नागपुर भी न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पर क्लीन प्लांट्स का सेंटर बना है जो ऑरेंजेस को इंडिया में डेवलप करके इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेगा। फिर दोस्तों आप सब जानते हैं इजराइल ने किया था आपका राइजिंग लायन और ईरान ने किया था 2 प्रॉमिस 3। ईरान से भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया है और करीब 100 स्टूडेंट्स को पहले फ़्लाइट के ज़रिए इंडिया लाया गया, अर्मेनिया के रास्ते दिल्ली, और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर दोस्तों जो है वो लाया जाएगा। फिर दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ ने कोलैबोरेट किया है NIOS और NCERT के साथ, और इनके लिए इस ओपन स्कूलिंग में वो एजुकेशन के लिए सुविधा देगा दिव्यांगजन के लिए, ताकि वो पढ़ाई लिखाई यहाँ पर दोस्तों कर सकें। इसके लिए NIOS जो है वो सेटअप करेगा स्पेशल अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर एजुकेशन ऑफ द दिव्यांगजन, और स्पेशल स्कूल्स भी रन करेगा जिसको NGOs रन करेंगे, और उन्हीं स्कूल्स में फिर एजुकेशन दिव्यांगजन को इन तीनों लोग मिलकर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने महा एग्री AI 25-29 को लॉन्च किया है, जहां पर 2025 से 29 के पीरियड में वो कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे उस पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इसमें कैसे वो AI का यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में उसको यहाँ पर प्रमोट किया गया है। इसके अंतर्गत एग्री स्टैक को प्रमोट किया जाएगा, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्रमोट कर सकते हैं। महा एग्री टेक को प्रमोट किया जाएगा, महावेद को, क्रॉप सैप को, एग मार्कनेट को, इन सब को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए ये फैसिलिटी जो है वो लॉन्च आपकी की गई है, ताकि कैसे हम AI के एग्रीकल्चर में यूज़ करें, उसके तमाम तरह के जो अलग इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, उनको भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। मैंने एग्री स्टैक के बारे में चर्चा पहले भी की है, जिसके अंदर हम कैसे ऑनलाइन सोल्यूशन दे सकते हैं, ऐप के ज़रिए कैसे फार्मर्स तक पहुँच सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा यहाँ पर दोस्तों की जाएगी। ये प्रोजेक्ट जो है आपका महावेद है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं महावेद आपका एक प्रोजेक्ट है अंडर विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, जिससे हम पंचायत लेवल पर ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस को लगाएंगे, जिससे एक्यूरेट लोकलाइज वेदर डेटा हम जो है प्रोवाइड कर सकें। फिर दोस्तों एक एनिमेशन फिल्म है जिसका नाम है देसी ऊन। इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड वेव्स अवार्ड्स एक्सीलेंस में, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट है इंडिया के अंदर, उसी के तहत देसी ऊन को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। डायरेक्टर हैं सुरेश अरियत, और इसके अलावा जी, और इसको ऑर्गेनाइज किया था इस इवेंट को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने असीफा इंडिया के साथ मिलकर, और इसको बेस्ट कमीशन फिल्म का अवार्ड भी दोस्तों दिया गया था एट दी NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल भी, और ये पहली इंडियन फिल्म है ईयर्स में जिसे एक मेजर जूरी अवार्ड आपका मिला है। इसके अलावा देसी ऊन को फिल्म क्राफ्ट लायंस कैटेगरी में कांस के लिए भी इस साल शॉर्टलिस्ट आपका दोस्तों किया गया था। फिर दोस्तों एक नया कोविड वेरिएंट आया है, उसका नाम है आपका निम्बस। ये एक नया सब वेरिएंट है कोविड-19 का, और ये अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है कि इसके क्या आपके खतरे आपके हो सकते हैं। जाने से पहले आज लास्ट डे है हमारे ऑफर का, कोड है आपका KP40, इससे आप हमारे सारे स्पैचेस को अवेल कर सकते हैं। अलग से अगर आपको लेना, अच्छा पहली बात तो अलग से लेने में नुकसान ये है आपको, क्योंकि सफलता बैच के ही 3 पार्ट्स आएंगे आपके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो अलग से लोगे महंगा पड़ेगा आपको, नंबर 1। नंबर 2, सफलता बैच एक कंप्लीट बैच रहेगा IBPS कैलेंडर को लेकर। इस पूरे साल में जो भी एग्जाम्स हैं वो सारा कुछ सफलता बैच में कवर हो जाएगा, लेकिन इसी में आपको अगर आपका बैंकिंग वीक मालूम चलता है तो उसके लिए BBM Pro ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो,
स्टैटिक जीके बड़ा रोल प्ले करेगा, स्टैटिक जीके बैच भी इसी के अंदर आएगा। तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एवरीथिंग एल्स, आप अगर एक्सक्लूसिवली परचेज कर लोगे तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। अलग से आप जीए नोट्स प्रो परचेज कर सकते हो, जहाँ पर डेटा वर्स आता है अगर आपको पूरा नहीं लेना है तो, जो कि हर हफ्ते आपका आता है। इसका वीडियो भी अब आपका मिलना शुरू हो गया, जहाँ पर डेटा को रिटेन करने के लिए इसको याद कर पाओगे। डेटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बिगिनर्स एग्जामिनेशन के अंदर। तो डेटा वर्स तो आपको रटना नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा, जो कि 5 मिनट में आप समझ भी जाओगे। इसके अलावा इसके अंदर आपके 250 प्लस सेट MCQ क्वेश्चन हैं, प्रीमियम PDFs हैं आपके इसके अंदर। आप अलग से BBM प्रो भी ले सकते हो और सफलता बैच भी ले सकते हो अलग से। इसका कोड है आपका KP40। इसके अलावा दोस्तों आप रिन्यू कर सकते हो हमारे सब्सक्रिप्शंस को, कोड है उसका रिन्यू, मेरा भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, एक साथ वन प्रीमियम भी आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी येस मॉक पे कोड चल रहा है आपका KP40, इस कोड का यूज़ करके आप येस मॉक के मॉक्स को परचेज कर सकते हो, जो कि ज़रूरी भी है। प्रैक्टिस से ही एग्ज़ाम निकलेगा और मॉक में नंबर आएंगे तो ही एग्जाम में नंबर आएंगे। टारगेट बैच में GA नोट्स के अलावा आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के सबके नोट्स मिलेंगे। इसका कोड भी आपका जो है वो KP40 है आज तक के लिए, और इसको भी अवेल कर सकते हो फॉर गेटिंग 40% डिस्काउंट। बाकी अगर आपको बाकी एक्सक्लूसिव लेना है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग, तो उसका कोड येस ऑफिसर है, और वन प्रीमियम का कोड भी जो है वहाँ पर येस ऑफिसर कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। विद दिस वी विल कम टू एन एंड गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। जैसा मैंने पहले कहा, मैंने कोशिश की है सर, आई हैड एन ऑप्शन कि मैं इसको आज नहीं कराता और मैं आपको इसको Saturday करता, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग इतना टाइम से कंसिस्टेंट हो, मैं भी कंसिस्टेंट हूँ, तो उसको क्यों तोड़ना। लेकिन कल यानी सैटरडे को हम 12 बजे या उसके बाद सेशन प्लान करेंगे। वो डेटा आपको, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस।